अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं फेस ऑफ। हम एक बार फिर फेस ऑफ लेकर आए हैं और हमारे साथ हैं पाकिस्तान से डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और भारत से हमारे साथ आशीष सिंह हैं, जिनको कि आप लोग टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं, यूट्यूब चैनल्स पे भी देखते हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया कि आप आए, थैंक यू सो मच। और थैंक यू। सबसे पहले मैं चीमा साहब आपकी तरफ चलूंगी। भारत बार बार हमें कह रहा है कि हमने टेररिस्ट पाले और हमने वो जो हमारे यहाँ से नॉन स्टेट एक्टर्स का कहा जाता है कि वो जाकर और भारत में गड़बड़ करते हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में यहाँ पर टेरर कैंप्स हैं जिसके ऊपर भारत ने अभी रिसेंटली अटैक किया था? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखिए, पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट बड़ी क्लैरिटी से ये कह रही है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हुआ करते थे जिनको माजी में उस वक्त जब जहाद कश्मीर चल रहा था 90s में, तो एक उस वक्त सिलसिला चला, वो हुआ और बाद में वो सारे का सारा जो प्रोसेस है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसमेंटल हो गया। ये बार बार हुकूमत पाकिस्तान कह रही है, लेकिन जारी बात है इंडिया की तरफ से ये चीज़ कही जाती है कि अगर देखिए ना, अगर आपने अपना टारगेट ही ख़त्म कर दिया, फॉर एग्जांपल अभी कल पाबंदी लगी जी द रेजिस्टेंस फ्रंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने कहा जी लश्कर तैयबा कोई नहीं है लेकिन उसकी प्रॉक्सी है रेजिस्टेंस फ्रंट, तो एलईटी की प्रॉक्सी के तौर पे रेजिस्टेंस फ्रंट को, सो इट मींस के एलईटी कोई नहीं है या लश्कर तैयबा ख़त्म हो चुकी है, उसकी लीडरशिप नहीं है, उसके लोग नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और देखिए, पाकिस्तान तो खुद मुतासर है बहुत ज़्यादा इस जंग से, आपको पता है। और पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि हम डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मॉरल पोजीशन के अलावा इंडिया के साथ कोई ना कोई महाज खोले। और आपको पता है कि हमें सूट नहीं करता अब ये, क्योंकि हम पॉलिटिकली वॉलेटाइल थे, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, तो पाकिस्तान ये चीज़ अब नहीं कर सकता। हाँ, कश्मीर के अंदर ग्रुप्स मौजूद हैं, उसको इंडिया को चाहिए कि उनके ऊपर घेरा तंग करे उनको, क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी के अंदर है ना, तो वहाँ पे घेरा तंग करे, उनको टाइट करे। और अगर फॉर एग्जांपल जैसे रेजिस्टेंस फ्रंट के लोग हैं, उनको बाहर लेके आए, उनकी शक्लें दिखाए, उनकी तस्वीरें दिखाए, उनकी फैमिली को कर दिखाए, सबको दिखाए, लेकिन दिखाए तो सही ना। लेकिन सवाल ये है कि हाइपोथेटिकली बोल देना सिर्फ, आई थिंक, मेरा नहीं ख्याल सफिशिएंट। अगर आपके पास लोग हैं, उनको लेके आए, आपके पास इतनी बड़ी पावर है, पूरी पूरी स्टेट रिसोर्सेज आपके पास है, और अगर स्टेट रिसोर्सेज बंदा नहीं ढूंढ सकते और आप ये कहें जी कि वो जो इवेंट है, जो जो इंसिडेंट है, वो 400 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर हो रहा है एंड द पीपल आर इनसाइड इंडिया, तो देन मेरा ख्याल है द ओनस लाइज ऑन इंडिया टू एस्टैब्लिश कनेक्शन। अगर बंदे नहीं मिल रहे, टेलीफोनिक कनेक्शन एस्टैब्लिश करें, और जो राब्ते हैं कुछ ना कुछ तो दुनिया को दिखाएं कि हाँ भाई ये बंदे हैं जिन्होंने ये करवाया है। तो वो बंदे सामने नहीं आ रहे, जिसकी वजह से जारी बात है एक है कि शायद इंडिया नीड्स टू डू मोर, और इंडिया को एफर्ट करनी पड़ेगी, ऐसे सिर्फ बातों से गुजारा नहीं होगा। मतलब इंडिया एफर्ट करे और हमारी तरफ ना देखे, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, हमारी तरफ क्या देखना है इंडिया ने? अगर एक एक ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स है, एज इंडिया सेज, वो वहां मौजूद है ना, वो वहां पे मौजूद हैं, उनको बाहर निकाले, उनको पकड़े, सजाएं दे, टारगेट करने टारगेट करे, जेलों में डालना है जेलों में डाले, बिल्कुल करे उनको। मैं तो नहीं कह रहा कि ना करे, लेकिन कुछ दिखाए तो सही ना। ये कह देना एक ग्रुप है, उस ग्रुप में लोग हैं, लेकिन हमसे पकड़े नहीं जाते, हमें वो नजर भी नहीं आते, हमें वो उनका राब्ता भी नहीं पता चलता। देखें, इंडिया के अंदर मिसाल के तौर पे कई बंदे हैं जो दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, बेंगलुरु के अंदर रोजाना कत्ल होते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में कत्ल होते हैं, इंडिया पुलिस ढूंढ लेती है, तो इनको भी ढूंढ लेना। इनको क्यों नहीं ढूंढते? इन ये ढूंढे नहीं जाएंगे तो अब क्या कि पाकिस्तान को फोन करते रहेंगे क्या? सो मेरा ख्याल है कि दोज पीपल हु कमिटेड अ क्राइम, जिन्होंने वो 25-26 लोगों की जान ली, मैं समझता हूँ दैट वाज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, मैंने उसको पहले भी कहा है, उनकी जान ली, वो इंडिया के अंदर मौजूद है, उनको बाहर लेके आए। दिस इज व्हाट पाकिस्तान डिमांड करता है इंडिया से। क्या कहेंगे आशीष आप? चीमा साहब कह रहे हैं कि वो लोग इंडिया के अंदर हैं और पाकिस्तान डिमांड करता है उन लोगों को आप लेकर आए। आप पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन जो लग रही है, आपको कहाँ तक ठीक लग रहा है? पहली बात तो कमर का एक एक प्राइमरी काउंटर में जरूर देना चाहूंगा कि ये इंडिया ने थोड़ी किया, जो टीआरएफ वाली चीज थी, ये तो यूएस से आई ना।
ये तो सो कॉल्ड द बिग ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड यूएस गवर्नमेंट से आई। तो इंडिया तो 2019 के बाद से, जब से 370 का एब्रोगेशन हुआ है कश्मीर में, तब से उसके बाद से लगातार कहता रहा है। उससे पहले की गवर्नमेंट्स भी अलग अलग डॉजियर्स पे डॉजियर्स 2611 से लेके पठानकोट और बहुत सारे मतलब मैं कारगिल और उसके पीछे तो जाना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो तो काफी पुरानी भी बातें हो गई। नए टेरर इंसिडेंट्स इतने ज्यादा है, तो इंडिया ने डॉजियर्स दिए थे, लेकिन ये अमेरिका ने किया है। दूसरा, आप देखिए, हम पाकिस्तान की तरफ नहीं देख रहे हैं उम्मीद भरी निगाहों से। अब हम खुद ही ढूंढ रहे हैं, चाहे वो इंडियन सॉइल पे हो या फिर जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, फंड हो रहा है, हम सीधा वहीं पर अटैक कर देते हैं अभी कि बॉस जहां से आपका ओरिजिनल, जहां ट्रेनिंग मिल रही है, जहां से फंडिंग मिल रही है, सो वी कट दी स्नेक्स हेड। एंड टाइम एंड अगेन, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, फिर अभी ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। सो ऐसे बार बार जरूरत पड़ती रहेगी। तो इंडिया पाकिस्तान की तरफ कोई भी उम्मीद नहीं लगा के देख रहा है कि हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं, आपकी आर्मी से उम्मीद कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। दैट इज वन। सेकेंड, अमेरिका वाली बात मैंने कही कि वो तो एक थर्ड न्यूट्रल कंट्री है, उसने टीआरएफ पर एक्शन लिया है। थर्ड थिंग, आप देखिए, एक और न्यूट्रल ग्लोबल बॉडी एफएटीएफ, अभी टीआरएफ को लेके बड़ा बवाल मचा हुआ है। वो एक नया आपका एक फ्रंट आ गया ना, टीटीके, तहरीके तालिबान कश्मीर। अब वो टीआरएफ की जगह जो टेरर रीब्रांडिंग जिसे कहते हैं ना, वो रीब्रांडिंग वाली चीज बहुत अच्छे से की जा रही है। तो जैसे ही पता चला कि यूएस उस पे टीआरएफ पे न्यूज टाइटन कर रहा है, उनकी उनके जो सप्लाईज है या फिर उनके फंडिंग पर न्यूज टाइटन करने जा रहा है, स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट और ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने जा रहा है, तो टेरर को रीब्रांडिंग, ऑर्गेनाइजेशन को नया नाम दे दो, टीटीके, तहरीके तालिबान कश्मीर, अब वो नया सर उठा रहा है। थर्ड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक महीना पहले जून थर्ड वीक में अनदर ग्लोबल बॉडी एफएटीएफ, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसने भी कहा कि पाकिस्तान को वापस वो वॉच लिस्ट में देख रहा है, उस पर जूम इन कर रहा है कि वापस ग्रे लिस्ट में डालने की जरूरत है कि नहीं। कमर डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है, कमर मैं तो नहीं कह रहा, एफएटीएफ तो यूरोप में बैठ रहा है, वो तो ग्लोबल बॉडी है, तो वो उन्हें लग रहा है हम अपनी तरफ से केवल ज्यादा से ज्यादा डॉजियर दे सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी कहा है कल ही कि सम ऑफ द टेरर ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ फंडिंग यहां तक जारी है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में इन्वॉल्व हो रही है। सो एफएटीएफ लेगा, हम तो केवल अपना डॉजियर सबूत जो इंटेलिजेंस मिलती है हम देते हैं, हम जज थोड़ी है यहाँ पर। हाँ, जब एग्जीक्यूशनर बनने की जरूरत पड़ती है तो हम एग्जीक्यूशनर बनते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो या फिर सिंदूर हो। सो वी सर्टनली आर नॉट लुकिंग एट पाकिस्तान कि भाई आप देख लो यार, आप कर लो। वो तो 10-11 साल पहले बंद हो गया ना, कि 26/11 होते थे ऐसे, और टेरर ब्लास्ट होते थे, पार्लियामेंट अटैक होते थे, और हम लगातार कहते रहते थे कि आप जरा देखिए, आप जरा देखिए, और कुछ होता नहीं था। तो अब हम खुद ही आ जाते हैं देखने के लिए, कभी बॉर्डर पार करके आते हैं, कभी जमीन से आते हैं, कभी हवा से आते हैं, अभी पानी वाला चीज बाकी है। लास्ट टाइम इंडियन नेवी वाज इन्वॉल्व, रिमेंबर, वी क्रिएटेड एन एंटायर न्यू नेशन, है ना, आपका ईस्ट पाकिस्तान था, वो अलग हो गया। सो अब हम नहीं देखते हैं, डोंट वरी, ना ही हम किसी और के पास जा रहे हैं। ग्लोबल जो बॉडीज होती हैं उनके पास हम जरूर एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर इन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, उन्हें डॉक्यूमेंट्स हम दे देते हैं कि ये आप देखिए। जस्ट तो वही कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं जज। एफएटीएफ इंडिया की बात थोड़ी सुन रहे हैं, अमेरिका इंडिया के बोलने पे थोड़ी कुछ करेगा। उन्हें जब लगेगा, दे आर वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एंटिटीज इन द कंट्रीज, उन्हें लगेगा, प्रूफ सही लगेगा, देन दे एक्ट। क्या कहेंगे चीमा साहब, आपको लगता है कि जिस तरीके से चीज बात कर रहे हैं कि हमने इतने डोजियर पे डोजियर दिए, लेकिन हम लोग जी, आप सवाल ना पूछे, बहुत कुछ है कहने को। मुझे सवाल, आपको सवाल की चले मैं आपको कहती हूँ, चले चीमा साहब आप शुरू हो जाइए बगैर सवाल के। देखिए, जो आशीष भाई ने बात की, उन्होंने कहा अब हम हवा से आएंगे, आएंगे सही पर जाएंगे नहीं। आएंगे अब जहाज अपनी मर्जी से, आप जरूर आएंगे, कितने वापस नीचे उतरेंगे वो हम फैसला करेंगे, एक तो ये बात, और वो हमने कर दिया। जब इंडिया के जहाज ऐसे रनवे पे उड़े जहां पे लाइटें ना जल रही हों, उसे कहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स। जब इंडिया के जहाज हवा में तो उड़े 80 जहाज, लेकिन वापस उड़ते वक्त, नीचे उतरते वक्त उनको रनवे पे लाइटें ना मिलें,
उसके उस फोर्स का नाम है पाकिस्तान एयरफोर्स, पहली बात। दूसरी बात आप सुने, आप उड़ा लें जहाज, हम आप अबे राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं ना अब हम समंदरों से आएंगे, बिल्कुल आए, हम तो इंतजार कर रहे हैं, आए समंदरों से, देखी जाएगी, वो भी देखेंगे। दूसरी बात आशीष भाई ने बात की, और अब जहाजों का मैंने क्या कहना है, तो ट्रम्प भी बोल पड़ा है। अब सीडीएस चौहान साहब और इंडिया के डिफेंस अताशी जो इंडोनेशिया के बाद ट्रम्प ही बोल पड़ा 5 जहाज गिरे हैं, और ट्रम्प ने वार्निंग कर दिया इंडिया को कि अगर तुमने मेरा किरदार ना माना इस जंग को बंद करवाने में, तो अगली दफा मैंने कह देना कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए। अभी तो उसने कहा जहाज गिरे हैं, बड़ा स्मार्टली खेला है, उसको पता है मेरे ताल्लुकात इंडिया से बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात देखिए, इंडिया आईएमएफ के पास गया, पाकिस्तान को पैसे ना दो, इंडिया की बहुत बड़ी ग्लोबल रेलिवेंस है। इंडिया आईएमएफ के पास गया ना, तो आईएमएफ ने क्या कहा, सॉरी हम आपकी बात नहीं मानते। वहां फ्रांस भी है, इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर, वहां अमेरिका है, इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, वहां पे दुनिया के 26 और मुल्क हैं जो इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं। किसी एक मुल्क ने भी नहीं कहा कि हम इंडिया के साथ खड़े होते हैं। तो वो तो आप गए एफएटीएफ में गए, एफएटीएफ ने तो केस भी नहीं सुना इंडिया का, उसने कहा यार ये क्या आप लोग हमसे, ठीक है इंपॉर्टेंट प्लेयर है यार, ठीक है, केस भी नहीं सुना उन्होंने एफएटीएफ में। अगर सुने तो मुझे बताइए, पाकिस्तान के बारे में बात की हो, आगे आ जाए। जो आशीष भाई ने पिछले महीने की रिपोर्ट देखिए कमल, एफएटीएफ की पिछले महीने की रिपोर्ट देखिए। और जहां तक रही फाइटर जेट की बात, आप अपने डिफेंस मिनिस्टर जैसा बोल रहे हैं, कहाँ है प्रूफ दिखा दीजिए ना। मतलब वो पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं सोशल मीडिया पे है, यहाँ पर है वहां पर है, दिखा दीजिए। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स ने कितने छेद किए हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के रनवे पे, ये तो सभी को दिख रहा है ना। अभी आपने 24 घंटे भी नहीं हुए, आपका इतना बड़ा एक क्रेटर क्रिएट किया दूर खान जो एयरबेस है वहां पर, तो वापस नो टाइम इशू कर दिया गया कि दिस रनवे इज अगेन अनअवेलेबल। इतने बड़े बड़े गड्ढे किए हैं इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरबेस पे। अभी कल उस नो टाइम को रिन्यू किया गया कि 5 अगस्त तक वापस ये रनवे अभी डिपंक्ट है, नहीं ऑपरेट नहीं कर सकता। आप सोचो इतने महीने लग जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे किए। आप एक प्रूफ दिखा दीजिए कमर कि इंडियन एयरफोर्स का ये हो गया, मांगी जा रही है। चीमा साहब, राजनाथ सिंह साहब ये भी तो कह रहे हैं फोटो दे दें, लेकिन मुझे आपने टोक लिया दोनों ने, तो मैं अपनी बात कंप्लीट करने की तरफ जा रहा हूं। लेकिन सर मुझे फोटो के भी बात बताइएगा, फोटो भी दिखाने को कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे है ना आरजू, सोशल मीडिया पे है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, कमल उसी लाइन पे चल रहे हैं। अब मुझे बात करने दें, अगर इजाजत हो, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तब बोलूंगा, वैसे नहीं बोलूंगा। अब जो इन्होंने बात की एयरफोर्स की, 2 दिन इंडिया की एयरफोर्स हवा में नहीं उड़ सकी, 2 दिन, ये मैं नहीं कह रहा, और अगर मैं कह रहा हूं तो आप गलत गए। ये सीडीएस अनिल चौहान साहब ब्लूमबर्ग को सिंगापुर में बता चुके हैं कि हमें 2 दिन लगे ये समझने में कि हमारे जहाज गिरे कैसे हैं। उसने सवाल किया जहाज गिरे हैं, उसने कहा ये सवाल नहीं है कितने गिरे हैं, कैसे गिरे हैं ये हमारे लिए। ओ भाई हमारा ये प्रॉब्लम ही नहीं है आपके जहाज कैसे गिरे, हमारा प्रॉब्लम है गिरे हैं, हमें उतना ही क्लेम करना है। जो क्यों गिरे हैं वो आप फैसले करें, आपकी एयरफोर्स है, आपने करना है। दूसरा देखिए, बात सुने, आज मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं। देखिए एयरफोर्स इंडिया की बड़ी तगड़ी एयरफोर्स है, बड़े अच्छे पायलट्स हैं, बहुत जबरदस्त एयरफोर्स है। इसमें ये देखिए, मैंने मुझे पता है कि इंडिया की मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी बहुत जबरदस्त एयरफोर्स है, बड़ी कमाल की उनकी ट्रेनिंग है, लेकिन हर जगह पे इंसान चीजें पिक नहीं कर पाता। तो वो जो राफेल को जो सिस्टम चलाता था, उस सिस्टम के अंदर ये एंटर होगी पाकिस्तान एयरफोर्स। चले मैं वो भी नहीं जाता, एक खबर बन जाती है। अब बात कर रहे थे टीआरएफ की, फॉर एग्जांपल द रेजिस्टेंस फोर्स, इंडिया ने उसको बैन किया, इन्होंने अमेरिका को कहा कि आप एटलीस्ट उसको तो बैन कर दें, ठीक है, टीआरएफ को बैन कर दें, रेजिस्टेंस फ्रंट को, अमेरिका ने बैन कर दिया। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, कल यूरोपियन यूनियन ने इंडिया की एक कंपनी को बैन किया जो तेल लेती है रशिया से और रिफाइन करती है। इंडिया ने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन की यूनिलैटरल सैंक्शंस को नहीं मानते। तो अमेरिका अगर यूनिलैटरल कोई सैंक्शन लगाता भी है तो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, आर्गुमेंट इंडिया का ही मैं दे रहा हूं। इंडिया ने कहा कि हम यूनिलैटरल सैंक्शन अगर यूरोपियन यूनियन से हमारी किसी ऑयल कंपनी को आ रही है हम उसको नहीं मानते। तो ये अमेरिका की तरफ से अगर कोई यूनिलैटरल सैंक्शन आ गई है तो सो व्हाट, हमें इससे क्या है। जरी बात है, इंडिया को खुश भी तो करना है ना, अमेरिकन ने जो हुआ है आपको पता ही है क्या हुआ है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त और एफएटीएफ वगैरह भी कुछ भी नहीं एफएटीएफ में हो रहा। देखें जब लास्ट टाइम पाकिस्तान एफएटीएफ में था ना, वो सिर्फ और सिर्फ वो एक पॉलिटिकल गेम थी उसके पीछे।
पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग थी, इशू भी था लेकिन आर्म ट्विस्टिंग थी, दोनों चीजें थी। मैं आई विल नॉट स्पीक, गलत बात नहीं करूंगा। इशू भी था, इशू ये था कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 और 1267 जो था वो भी इंप्लीमेंट करना था। वो पाकिस्तान ने आफत सईद और इस तरह की चीजें और लीगल कुछ चीजें थी वो ठीक नहीं की हुई थी, वो भी दोनों कंप्लीट कर ली। अमेरिका के साथ दोबारा अलाइनमेंट भी ठीक हो गई, तो वो चीज है। आप क्या समझते हैं इंडिया के कहने पे आईएमएफ या एफएटीएफ पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा करेगा? इंडिया के कहने पे आप ये समझती हैं मैडम? आप देख लीजिएगा। नहीं आप भी सर, इधर ये बात आशीष बताएंगे, जाहिर है इस वक्त मैं तो नहीं बताऊंगी। क्या कहेंगे आशीष? एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कमर कि इंडिया के बोलने पे थोड़ी ना यूएस टीआरएफ के खिलाफ एक्शन लेगा, इंडिया के बोलने पे थोड़ी ना एफएटीएफ वो करेगा। बट सिंस आपने कुछ रूल्स जो ग्लोबल बॉडीज है उनकी बात की, ये तो जुमले वाली बात हो गई नो कि आईएमएफ में इंडिया ने ये किया वो किया। ऐसा नहीं होता कमर। आरजू के व्यूअर्स के लिए मैं जरूर बता दूंगा कि वोटिंग परसेंटेज होते हैं हर कंट्री के। आईएमएफ में फॉर एग्जांपल यूएस का लगभग 16.5% का वोटिंग परसेंटेज है। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सबको मिला के 3.05 एग्जैक्टली वोटिंग परसेंटेज है। चाइना 6-6.5% का वोटिंग परसेंटेज है। जापान 6-7 के बीच में परसेंट वोटिंग परसेंटेज है। तो ऐसे ये जुमले वाली बातें कि इंडिया के बोलने पे आईएमएफ ये कर देगा, इंडिया के बोलने पे यूएस वो कर देगा, एफएटीएफ वो कर देगा, बिल्कुल नहीं। आप ध्यान रखिए आईएमएफ में पाकिस्तान पिछले 35 सालों में कितने बेल आउट मिले आपको पता है? मतलब कितने बार कटोरे लेके पाकिस्तानी सरकारें बदली। 35 years में आरजू 28 times पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज बीन ग्रांटेड बेल आउट पैकेज, बेल आउट पैकेज बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप देखिए सरकारें बदलती रही, जनरेशंस ने देख लिया 35 सालों में 28 टाइम। तो ऑब्वियसली इंडिया के बोलने पे तो नहीं हो रहा है। मैं आशीष भाई आपकी बात मान लेता हूं, आपने कहा 23 दफा के, मैं कहता हूं जी 35 सालों में 35 दफा के। इम्पोर्ट गुड हो गया। इतना गुरूर यार बेल आउट पैकेज में, मतलब भीख मिलने पे इतना, मतलब लोन मिलने पे इतना। सुने तो सही ना। हाँ, इंडिया के अंदर जो सैकड़ों बैंक हैं, क्या वो इंडियन अवाम को जब लोन देते हैं तो भीख देते हैं? जब इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया के लोगों को लोन देती है, सस्ते लोन देती है, तो क्या वो इंडिया की अवाम को भीख देती है? आरजू यू लेट मी आंसर दिस। यू लेट मी आंसर दिस, क्योंकि जो कमर कह रहे हैं ना, जो कमर कह रहे हैं वो खाली इंडिया की बैंक और पाकिस्तान की बैंक नहीं होता है, वो वर्ल्ड वाइड बैंक का रूल होता है। बैंक जब इंडियन अवाम को लोन दे वो भीख होती है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। यस कमर, अगर 35 साल में, है ना, अगर यहाँ पे तो होम लोन मैक्सिमम 30 साल का होता है, अगर 35 साल में कोई 28 बार ईएमआई ना भर के 28 बार भीख मांगने आए, 28 बार लोन लेने आए, तो वो अलाउड नहीं होता है। एंड आई एम श्योर आपके यहाँ भी नहीं होता होगा, है ना। आप वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास में जाएंगे 28 टाइम्स कि यार पिछले वाली ईएमआई नहीं भर पाए हैं, इंटरेस्ट नहीं भर पाए, तो एक और लोन दे दो। यस, अगर आप 28 बार मांगेंगे ऑन एन एवरेज, हर साल मांगेंगे, तो वो भीखी होती है, फिर वो लोन नहीं होता। लोन एक बार होता है, 2 बार। आरजू आप क्या होता है? अच्छा मुझे बताइए आरजू, पाकिस्तान में ऐसा होता है पाकिस्तानी अवाम को? एंड आई वुड रिक्वेस्ट आपके व्यूअर्स प्लीज जरा कमेंट्स में बताएं, क्या आपके यहाँ ऐसा होता है बैंक लोन दे रही है और 30 साल में 28 बार आपको और लोन दिए जा रही है? ऐसे बैंक ऑपरेट कर रही है? अभी अच्छा, एक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है ना। 28 बार मांगोगे तो भीख होगी। मैं कहता हूं जी इंडिया के अंदर जितनी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, अदानीज एंड अंबानीज जो कि मेन फाइनेंसर हैं पीएम मोदी साहब के, उनमें से कोई एक भी ऐसी है जो बैंक लोन के बगैर चलती है? हर कंपनी हर साल लोन लेती है, हर एसेट पे लोन लेती है। 1 बार लेगी, 3 बार लेगी, 5 बार लेगी, 28 बार थोड़ी लेगी। मैं बताता हूं आप क्यों कहते हैं ये इंडिया के अंदर आईएमएफ का क्यों बात की जाती है। आरजू इंडिया के अंदर देखें, एक है पाकिस्तान लोन लेता है, बिल्कुल लेता है, नहीं लेना चाहिए, पांव पे खड़े होना चाहिए। इंडिया बार बार आईएमएफ क्यों कहता है? उसकी एक वजह थी इमरान खान ने इसको बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज किया कि जी हम कटोरा नहीं लेंगे, हाथ नहीं मांगेंगे, भीख नहीं। इंडिया ने कहा कि इस नैरेटिव को इस्तेमाल करो और ये कहो देखो 2 मुल्क एक वक्त आजाद हुए और हम तरक्की करके इतना आगे चले गए और पाकिस्तान आज तक वहीं खड़ा है, देखो हमारी कामयाबी है ये। तो इंडिया ने इसको अपना पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे इंडियन गवर्नमेंट ने सेल किया
और उन्होंने बिल्कुल सही किया, उनको ये करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर उनको एक अच्छा ब्राउनी पॉइंट मिल रहा है तो उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बहुत अच्छे से किया, लेकिन असल में था इसको पॉलिटिकल पर्पस के लिए। पाकिस्तान के अंदर भी सियासी जमातों ने इसको इस्तेमाल किया। क्या वजूहात है पाकिस्तान क्यों आईएमएफ में गया, वो एक सेपरेट सवाल है, लेकिन दुनिया जाती है बैंकों के पास तो वापस जाके लोन वापस किया जाता है। आईएमएफ से भी जितना लोन लिया है उसको टैक्स सूद समेत वापस किया है। लेकिन असल सवाल यही है, मुझे याद है इंडिया के एक जर्नलिस्ट हैं आशीष नहीं, वो एनडीटीवी में आजकल आ गए हैं, उन्होंने ट्विटर पे लिखा जिस दिन पाकिस्तान को आईएमएफ का लोन मिला, उन्होंने कहा यूएन टेररिस्ट, वर्ल्ड बैंक टेररिस्ट, आईएमएफ टेररिस्ट, ये सारे टेररिस्ट हैं। चलो ठीक है, हम तो टेररिस्ट है ना, चलो इंडिया के कागजों में वो तो चला दिया। उन्होंने कहा नहीं, सारे अदारे जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं दुनिया में वो टेररिस्ट हैं। मैंने कहा यार ये कमाल लोग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ये, मतलब ये छोटी छोटी बातें, मतलब अब दुनिया को टेररिस्ट कह दिया। मैं समझता ये हूं कि इंडिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है दुनिया के अंदर, लेकिन अगर इंडिया ये महसूस करेगा कि वो इन इंस्टीट्यूशंस को ड्राइव कर सकता है या इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोई रोल प्ले करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो ऑब्वियसली एट दिस स्टेज इंडिया के लिए कोई मुमकिन नहीं है। हाँ, जब ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी नहीं हुई और इंडिया के जहाज गिरे तो इंडिया ने फौरन भागे और उन्होंने कहा जनाब हम जा रहे हैं आईएमएफ, हम जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक, हम जा रहे हैं पाकिस्तान को एफएटीएफ में घसीटेंगे, हम डिप्लोमेट। भाई आपने तो काइनेटिक ऑप्शन शुरू किए थे, तो काइनेटिक में तो कोई रिजल्ट निकाल लेते, वहां रिजल्ट निकला नहीं, उन्होंने कहा अब हम आईएमएफ जाएंगे, अब हम एफएटीएफ जाएंगे। तो अवाम को भी तो लारा लगाना था ना, इवन की ऑपोजिशन को चुप करवाने के लिए सारे के सारे डेलीगेशन ऑपोजिशन के भेज दिए बाहर। और जिन लोगों ने पार्लियामेंट में सवाल करने थे, पूछना था, उनको दी बकौल आरजू सुपारी, वो जो सुपारी देते हैं कि मतलब कल ही मुझे पता चला सुपारी क्या चीज होती है, उनको दी सुपारी, उनको दी रिश्वत, उनको दिया बिजनेस क्लास, उनको जहाजों में कहा तुम थाईलैंड जाओ, तुम म्यांमार जाओ, तुम बहरीन जाओ, तुम जद्दा जाओ, तुम अमेरिका जाओ। वो सारे खुश हो रहे हैं, मीडिया यहाँ से फैला रहा है बातें, और इंडियन गवर्नमेंट कामयाब हो गई अपोजिशन को जहाजों में डाल डाल के, वो बेचारे अपनी तरीफा कर रहे हैं। सर वो जो आप बता रहे हैं ना, उसको सुपारी नहीं, उसको घूस कहते हैं। अगर सुने, असदुद्दीन अवैसी वो जैसे ही जहाज से नीचे उतरा, असदुद्दीन अवैसी जैसे ही जहाज से नीचे उतरा वो फिर शुरू हो गया मोदी साहब के खिलाफ। तो वो सवाल ये है कि ये जो बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि इंडिया को इस चीज को समझ लेना चाहिए कि इंडिया जरूर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन ऐसा ही मार खा गया, ना डिप्लोमेटिकली कुछ मिला, ना मिलिटरीली कुछ मिला, इस दफा नहीं, इधर जैसा नहीं तो अनो। और देखिए मेरी बात सुने, जो मर्जी करें, पाकिस्तान 65 में आया होया, 71 च होया, 72 च होया, 75 च होया, जो मर्जी कहें, इस दफा दिस टाइम ना डिप्लोमेटिक कुछ मिला और ना मिलिटरीली कुछ मिला। और मैं समझता हूं कि इंडियंस भी आप पूछते हैं, वो एक खान सारा इंडिया के अंदर, वो उसको मैं सुन रहा था, वो बड़ा पॉपुलर है यूथ के अंदर, बिहार के अंदर, तो वो उसने कहा हमें क्या मिला ऑपरेशन सिंदूर से, कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो अब जारी बात है, मोदी साहब ने इतना पैसा फेंका है, उन्हें कहा सटो रुपये इंडियन मीडिया में, ठीक है, और नैरेटिव बनाओ, तो बन रहा नैरेटिव मैडम। आशीष वाकई में ऑपरेशन सिंदूर से कुछ नहीं मिला। मुझे लगा खान सर अभी आजकल एटलीस्ट 1.5-2 महीने से ना इंडिया में, पता है किस लिए पॉपुलर है? वो इसलिए पॉपुलर है कि वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान का मैप लुक्स लाइक अ डॉग। वो इसलिए पॉपुलर है, आप देखिएगा, गूगल करिएगा आप। खान सर वाली बात है, मुझे लगा खान सर को वहां पे सबसे पहले बैन कर दिया गया होगा। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, कमर, मैं कहता हूं जो लोग ऐसी बदतमीजी करते हैं, हम उन्हें जवाब नहीं देते। देखिए आप खुद ही अब उन्हें गालियां दे रहे हैं, सारा राइट विंग उनको गालियां निकाल रहा है और कह रहा है ये रॉन्ग नंबर है। नहीं, दैट इज व्हाट खान सर इज पॉपुलर फॉर। आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने कहा ना कि पॉपुलर हुए, आप 1-1.5 महीने में जाके देखिएगा खान सर, बस गूगल कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, कीजिए खान सर फेमस कमेंटर पाकिस्तान। इंडिया में पॉपुलर की वजह से, बच्चों को पढ़ाने की वजह से, गालियों और बदतमीजी की वजह से नहीं है। लेकिन अब राइट विंग उसके खिलाफ हो गई है, क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर में क्वेश्चन कर रहा है, तो सारे का सारा राइट विंग उसके ऊपर जो है ना गालियां दे रहा है उसको, तो ये अब चलेगा सारी बात। लेकिन अब आशीष आप बताइए ना, चीमा साहब को कितना मिला ऑपरेशन सिंदूर से? जी आप बताइए। सॉरी आरजू, मैं ये पूछ रही हूँ, आप
चीमा साहब को जवाब दीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ भारत को? हमने तो पूरे प्रूफ दिए कि कितने सारे बेसिस हमने उड़ाए हैं, कितने बड़े बड़े गड्ढे किए, सैटेलाइट इमेज से लेके, और हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं थी। बाय द टाइम हमें यहाँ पर ऑफिशियली प्रूफ दिया जाए, वीडियोस तो आप ही की तरफ से आए थे, लेकिन जब हमारे ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ, ये क्लेम्स को लेकर जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, ना किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के पास, ना किसी पाकिस्तानी मिनिस्टर के पास, ना किसी न्यूट्रल थर्ड पार्टी के पास में कोई प्रूफ नहीं मिलता है कि हाँ इंडिया को ये नुकसान कर दिया, इंडिया को वो नुकसान कर दिया। ये तो केवल जुमले वाली बातें होती हैं। और ये किसने कहा कि हम मिलिट्रीली अगर कोई एक्शन लेते हैं तो इसका ये डिप्लोमेटिक एक्शन हम नहीं ले सकते, उसके फाइनेंशियल एक्शन नहीं ले सकते। ये तो 360 डिग्री एक्शन लिए गए थे, इसीलिए काइनेटिक, डिप्लोमेटिक, नॉन काइनेटिक, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्शन, तभी तो इंडस वाटर वाला एक्शन लिया गया। तभी तो हमने सारे हमारे डिफेंस अटैचे, जो फॉरेन के डिफेंस अटैचे न्यू दिल्ली में बेस्ड है, उन सबको ब्रीफ किया गया, एम्बेसडर्स को ब्रीफ किया गया, हमारे डेलीगेशन लेके चले गए। वही ओवैसी साहब जब आपको जो बातें भाती थी, आपको जो अच्छी लगती थी वो करते थे, तो ओवैसी साहब अच्छे लगते थे। अब ओवैसी साहब जब वो फैक्चुअल बातें कर रहे हैं, अब उन्हें लग रहा है कि नहीं नहीं सिंदूर में हमने बहुत अच्छा काम किया, तब आपको ओवैसी साहब अच्छे नहीं लग रहे। अब आपको खान साहब भी अच्छे नहीं लग रहे। पॉइंट हियर इज फ्रॉम मिलिट्री टू डिप्लोमेटिक टू इकोनॉमिक, ऑल पॉसिबल एक्शंस अभी सिंदूर में ही नहीं, इसके पहले भी लिए गए हैं। आपको याद होगा इससे पहले वाले मिलिट्री एक्शन के टाइम पे इंडिया ने जो MFN स्टेटस था पाकिस्तान का, मोस्ट फेवर्ड नेशन, जो कि इकोनॉमिक डोमेन में होता है कि वो उसके टैक्सेशन और ट्रेड टैरिफ वगैरह को लेके हमने वो एक्शन लिया था। मोस्ट फेवर्ड नेशन वाले दर्जे से हमने पाकिस्तान को स्ट्रिप कर दिया था। ऐसे हर बार जहां जहां जरूरत पड़ती है हर जगह लिया था। फिर उसके बाद में आपके यहाँ टमाटर की कमी होने लगी, उसके बाद में वहां पर आपको लोगों के और एक एक बोरी आटे के लिए, कुछ रोटीज के लिए लेकर भागदौड़ वाली चीजें शुरू हो गई। और अभी इंडस वाटर ट्रीटी के बाद में पानी बढ़िया चल रहा है। हमारे यहाँ तो कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई जो आपके यहाँ चलाई जा रही थी। मुझे किसी भी चीज का आप प्रूफ दे दीजिए, आप दे दीजिए, आपकी गवर्नमेंट दे दे, मिनिस्टर दे दे, मिलिट्री दे दे। खाली बगैती जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाती है ना कि बॉस ये नहीं हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला, एक चीज बताइए तो सही ना। लेट्स टॉक फैक्चुअल। हमने तो 1.5 2 घंटे की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की आरजू, आई एम श्योर आपने भी देखी होगी। उसमें तो सैटेलाइट इमेज से लेके, और उसको छोड़िए, आपके यहाँ खुद ही वो वीडियोज आने चालू हो गए थे। इंडियन गवर्नमेंट, द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया अनाउंस लेटर ऑपरेशन सिंदूर, आपके यहाँ पहले वीडियो आने चालू हो गए थे। आई एम श्योर आप लोगों तक भी वो पहले वीडियो पहुंचे होंगे। यू बोथ आर प्रीटी पॉपुलर ऑन सोशल एंड डिजिटल मीडिया इन पाकिस्तान। आप लोग क्या पहले पता चल गया होगा कि इससे पहले कि इंडिया ने अनाउंस किया कि बॉस ये इतनी इतनी मिसाइलें मारी गई हैं, जो सीटी बज बज के लॉइटरिंग म्यूनिशन गिर रहे थे, पहाड़ों में आपके न्यूक्लियर बेस के यहाँ पर जाके मिसाइलें लग रही थी। आप एक प्रूफ तो दीजिए। आपसे जब प्रूफ मांग रहे तो आपके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हाँ वो सोशल मीडिया पे है, वो डिजिटल मीडिया पे। दे दीजिए सोशल मीडिया वाला ही। हमने तो 10-12 अटैक के दिए आपको प्रूफ। जी चीमा साहब, लास्ट कमेंट आपका और फिर लास्ट कमेंट आशीष का। जी जी। एक शुगल वाली बात बता देता हूँ। उन्होंने कहा हम अपने आप से MFN स्टेटस ले लिया, हमने आपको कभी दिया ही नहीं था। आपने तो ले लिया ना, हमने आपको कभी दिया ही नहीं स्टेटस यार। हमने ये समझे नहीं स्टेटस देना चाहिए, हालांकि गलत है, देना चाहिए था, और वो हमने बड़ी गलती की। और मैंने हमेशा दोनों सेंटेंस कमर बैक टू बैक कह देता है, हमने कभी सोचा नहीं, नहीं लेकिन गलत ही कमर एक बात पे तो रहो यार, मतलब एटलीस्ट 10-20 सेकंड तो रहो। एक सेंटेंस जो बोला उस बात पे कम से कम कुछ सेकंड तो रहो। मेरी बात देखो, मोस्ट फेवर्ड नेशन ना कमर देने से तब फर्क पड़ता है जब आपकी कोई इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, है ना। मोस्ट फेवर्ड नेशन इज एन इकोनॉमिक टर्म, वो इकोनॉमिक डोमेन में यूज होता है। पाकिस्तान हमें क्या किसी को अपने आप को नहीं दे सकता मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला दर्जा। मोस्ट फेवर्ड नेशन से मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया कि वो टैरिफ, टैक्सेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसको लेकर होता है। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन लेके हमें क्या करना है? क्या आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं जरा आप बता दीजिए, जो हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का बात हो गई। मैं अब जरा उसको मैं क्या कह रहा था, हमें देना चाहिए था, वो हमारी गलती थी। उस वक्त हमारे राइट विंग ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला। देखिए बड़ी बड़ी यहाँ बात बता रहा हूँ, हमने कभी नहीं दिया।
देना चाहिए था, वो हमारी गलती थी। और मैं इसको 2000 दफा अपने शोज में बोल चुका हूँ, मैं कभी ऐसी चीज को कभी रियलाइज नहीं करूंगा, कहूंगा कि जी नहीं ये होना चाहिए था। एक बात मोदी साहब ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कहते हैं एक चीज तो दिखाओ, वो मैडम की तो मैं अभी अभी वीडियो भेजता हूँ, अभी 1 मिनट में वीडियो भेजता हूँ। आरजू आपकी शो में मैंने चलाई थी ना, आप जब मेरे इस बात साथ ही जरा खुल के बोले। लोग कह रहे थे एआई के बनी हुई है। ओ छोड़ो यार, जाओ निकालो जाके एआई की बहन, लोगों को क्या है। इंडिया में देखें, आप देखें वो खातून क्या कह रही है, वो जो मैडम खातून थी, मैं भी भेज देता हूँ, शीश को भी भेज देता हूँ, सुनी थी ना आपने आरजू, उसने कहा डैमेजेस वर सस्टेन्ड टू ह्यूमन एंड मटेरियल। थोड़े दिन बाद जाके उन्होंने कहा हमारे जहाज गिर गए। वो कहते अच्छा, वो कहते सीडीएस कह रहे जहाज गिर गए, डिफेंस अटैची इंडोनेशिया में कह रहे जहाज गिर गए, जो स्पोक्स पर्सन है फौज की मैडम वो कहती है हमारा नुकसान हो गया। एनएसए साहब आ गए, साडा शीशा भी नहीं टूटा। अगर बताओ शीशा कहां है। अब मैं एक बात बताऊं, अब मुझे क्या अफसोस हो रहा है, अब बेसिकली इंडियन अवाम की इंटेलेक्ट को मिसयूज किया जा रहा है, उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं नहीं, और लोगों ने मान गए हैं, लोग मान गए हैं। लोगों का क्या है बेचारों का, वो जो मोदी साहब की मोहब्बत में जो है ना प्यार करते हैं मोदी साहब से, वो सच बोलने झूठ बोलने जो मर्जी बोलने चल जाता है, बोलता है मोदी बोल रहा है, मोदी है तो बोलता है। सो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मैडम की सुन ले, वो कह रही है कि हमारे डैमेजेस हुए, 4 स्टार जनरल 5 स्टार जनरल बोल रहे हैं हमारे नुकसान हुए। नहीं मानते तो ना माने। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, देखें बात सिंपल सी है कि भारत और पाकिस्तान का आज ले लें या कल ले लें, मैं कंक्लूडिंग बात करने लगा हूं, आज या कल बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। अगर आप ये समझते हैं कि हर साल में 3-4 आपके इलेक्शन होते हैं और हमने इस तरह की बातें करनी है, मैं आपको आशीष भाई, क्योंकि सिस्टम के बंदे हैं, इंडिया के सिस्टम के बंदे हैं, इससे ज्यादा मैं अगली बात नहीं करूंगा। क्या इसका क्या मतलब है, देखें सुने 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 सुने, दोनों सिस्टम के बंदे बैठे हुए मेरे साथ, आप इधर सिस्टम के वो उधर सिस्टम के, हम बीच में पब्लिक जो पिट रही होती है टकाटक। सुने 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 सुने, मैं आपको एक बात बताऊं, और ये दिस इज अ मैसेज टू द सिस्टम। देखें पाकिस्तान ने फैसला कर लिया, 2019 नहीं है ये, और इमरान खान भी नहीं है। इमरान खान को जब उसने पार्लियामेंट में कहा, उसने कहा इंडिया ने हमला कर दिया है, इमरान खान ने कहा तो क्या करूं मैं, हमला कर दूं इंडिया पे। अब वो वाली लीडरशिप नहीं है यहाँ पे। अब ये फैसला है कि जहां से हमला आएगा वो जिधर भी होगा, वो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर 600 किलोमीटर 2000 किलोमीटर 2700 किलोमीटर 2850 किलोमीटर दूर भी हुआ, जहां तक इंडिया की रेंज है पाकिस्तान के बॉर्डर से, वहां पक स्ट्राइक मारेंगे, वहां पे स्ट्राइक जाएगी। ये फैसला है यहाँ पे। सो इंडिया एक मारेगा तो पाकिस्तान भी एक मारेगा, आई फॉर आई है यहाँ पे, जो मैंने समझा है अभी तक की बात। इंडिया ने करना है, जरूर ट्राई करे, मुझे तो पता है इन्होंने दोबारा करना है। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, लीडरशिप हैज चेंज, थिंग्स हैव चेंज। इंडिया ने जब भी मिस कैलकुलेशन की, उसका जवाब उसी वक्त, लास्ट टाइम मैं आपको बात बताऊं, मैंने वो वीडियोस देखी है, मैंने आरजू आपको बताया था, द मोमेंट इंडिया अटैक, अगले 45 मिनट के अंदर, इन नेक्स्ट 45 to 50 मिनट्स, अगर कोई इंडियन एयरफोर्स के लोग सुन रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा, नेक्स्ट 45 to 50 मिनट्स के अंदर पाकिस्तान ने अपना जवाब कंप्लीट कर दिया था। बाकी फिर ये जो मीडिया को खबर दी गई थी कि कितने जहाज गिरे हैं, वो बाद में दी गई थी फुल कंफर्मेशन के बाद, इवन के जहाज की वो जो फिल्म रील देखने के बाद सारा कुछ किया गया था। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। सो चीजें चेंज हो गई हैं। इंडिया करे जो उसका दिल करता है। मैं तो सिर्फ इतना, मैं लास्ट कमेंट आशीष आपकी तरफ आऊंगी, आपने चीमा साहब को जो जवाब देने, लेकिन मैं चीमा साहब से जाते थे ये जरूर कहूंगी, चीमा साहब ये वाला जज्बा हमारा अफगानिस्तान के टाइम पे कहाँ चला जाता है, फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा हो जाता है। वो वहां से अटैक पे अटैक कर रहे हैं, रोज आके कान के नीचे 2 मार के जाते हैं, हम उन्हें कुछ नहीं कह रहे। वो देखें, वो प्रॉक्सीज हैं, प्रॉक्सीज आती हैं जिस अंदाज से आती है ना मैडम, आप कभी उस इलाके के उन पहाड़ों में भी नहीं गुजरी हैं, आपने कभी आसमान फजा से, कभी जहाज से भी वो पहाड़ नहीं देखे। आप कभी जाए ना दुबई या कभी इस तरह आपको कहीं जाना पड़े सेंट्रल एशिया, तो अफगानिस्तान के पहाड़ देखें जहां से वो आते हैं, वो टेरेन डिफरेंट है। अफगान बलोचिस्तान वाला टेरेन डिफरेंट है। इंडिया है एक स्टेट एक्टर है। जब इंडिया के 80 जहाज हवा में घूम रहे होते हैं ना, तो पाकिस्तान के रडार में 80 रेड लाइट्स जल रही होती हैं और पता होता है ये जहाज है। जब दहशतगर्द आता है तो उसका एक और तरीकाकार होता है, मोडस ऑपरेंडी, तो उसको डील करना एक और चीज है, स्टेट को डील करना एक और चीज है। सो ये सवाल है, जवाब है जी।
आशीष, आपका लास्ट कमेंट, आप कुछ कहना आरजू, चाहेंगे? पहले तो मैं बोलूँ कि हमारे यहाँ तो कोई आईएसपीआर टाइप ऐसा या फिर आईएसआई टाइप ऐसा कोई कंट्रोल तो चलता नहीं है। आप दोनों और आप दोनों के कई दोस्त और कॉलीग्स खुद ही इस सिस्टम्स के विक्टिम रहे हैं। हमारे यहाँ तो हमें किसी ने नहीं बोला कि मुझे या मेरे आई एम एन एक्टिव जर्नलिस्ट, मैं कोई ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मैं जर्नलिज्म में 20 साल से हूँ और अभी भी लगातार कर रहा हूँ। मुझे आज तक या मैंने किसी अपने कॉलीग फ्रेंड से नहीं सुना कि ये बोला गया, ये बोलो, ये नहीं बोलो, ऐसा कुछ नहीं। इंडियन अवाम को कमर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उनके इंटेलेक्ट। सरकारें आती हैं जाती हैं, आज मोदी पॉपुलर हैं, पहले कोई और पॉपुलर था, कुछ सालों बाद कोई और पॉपुलर होगा। यू आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, जहां पे खुद ही की 2.5 डजन से ज्यादा प्रोविंसेस हैं हमारे, ठीक है। तो इंडियन पॉपुलेशन को आप या कोई पॉलिटिकल क्लास या कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई मीडिया या फिर कोई भी और ऐसे बोले ना, तो वो उसके हिसाब से ही नहीं चलते हैं। दे हैव देयर ओन माइंड, और वो अपने हिसाब से वोट करते हैं, अपने हिसाब से चूज करते हैं। सोशल एंड डिजिटल मीडिया हैज अगेन फर्दर मेड द मेन स्ट्रीम मीडिया मोर इररिलेवेंट। तो क्या मीडिया बता रहा है, किसने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसी के हिसाब से नहीं चलते हैं। पीपल हैव उन सबके पास अपने सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, सारी खबरें सबको मिल जाती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट जो कमर ने शुरुआत में कही, देखो कमर, जो बातचीत वाली बात आप कह रहे हैं ना कि वो करनी पड़ेगी, वो आपकी एक्सपेक्टेशन, वो आपकी विश लिस्ट है। अब यहाँ पर नहीं है ऐसा, और ये आज नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई। और वो लोगों में वो गुस्सा है, वो लोगों में वो एक यूनिफॉर्मिटी है कि गया वो जमाना जब 26/11 करो, गया वो जमाना जब ट्रेन ब्लास्ट करो, बस ब्लास्ट करो, ये वाले अटैक करो, आप दाऊद को रखो, हाफिज सईद को रखो, ओसामा बिन लादेन को रखो, और भी दुनिया भर के जितने ग्लोबल टेररिस्ट है वहां पर उनको रखते रहिए। वो जमाना अब गया, अब ऐसा नहीं चलता है। आप जितनी बार अगर अटैक करेंगे, और वहीं पर वो जो एक लाइन आई है ना कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को बंद नहीं किया गया है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। दी अदर थिंग कमर, जो बार बार आप हाईलाइट कर रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट गिरे, देखिए जब आप 4-5 दिन लगातार 7 मई को पहला ऑपरेशन सिंदूर का अटैक हुआ, और मल्टी लोकेशन 1 दर्जन लोकेशंस पर किए गए, 9 अलग अलग लोकेशन, 12 अलग अलग टारगेट, इतने मारे गए। फिर वापस 10 तारीख को दे दनादन एयर बेसिस उड़ाए गए। और मतलब आई एम सरप्राइज कमर, मतलब आप एटलीस्ट फैक्ट से कैसे दूर हो सकते हैं? आशीष भाई, एक ये दोबारा कहना, दे दनादन, ये दोबारा कहना जरा। वो तो आप जब वो फोटोज निकाल के देखेंगे ना, वो इसलिए क्योंकि बाकी तो चलो मुझे पता है झूठ बोल रहे हैं आप, लेकिन ये ठीक है ये। यार वो फिर इंडिया वालों को भी तो सुनाना है ना कोई खबर। मैं तो देखे, मैं तो सीधी बातें कर रहा हूँ। आशीष भाई बहुत अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं फॉर इंडिया, लेकिन मैं थोड़ा सा, मैं कहता हूँ थोड़ी यार सीडीएस की बात तो मान लें यार आशीष भाई, वो तो कह रहा है। मैं कहाँ काउंटर कर रहा हूँ कमर? देखिए वही तो मैं कह रहा था कि अगर 4-5 दिन आपको 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक, अगर आपके लिए रिपीट करता हूँ, दे दनादन पाकिस्तान को ठोका गया अगर इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा, तो फिर अगर 1-2 जहाज अगर गिर भी गए, बिग डील, वी डिड नॉट लूज एनी ऑफ आवर सोल्जर्स। तो फिर वो बात क्या हुई आशीष? वो जो शीशा भी नहीं टूटा वाली बात कहां से आ गई फिर, अगर आप कह रहे हैं कि कुछ जहाज गिर गए? सॉरी, अगर आप कह रहे हैं कि कुछ जहाज गिर भी गए तो कोई बात नहीं, तो वो जो शीशा नहीं टूटा वाली बात बीच में आ जाती है, वो कहां से आ गई है? जो शीशा नहीं टूटा, इधर ऑब्वियसली सिंबॉलिक फ्रेज। हो सकता है जहाज का शीशा नहीं टूटा होगा, जहाज के शीशे अच्छे होंगे, टूटे नहीं होंगे हमारे सिविलियंस। और जब एलओसी पर 7 तारीख के बाद आरजू काफी फायरिंग हुई, उसके वीडियोस आए, हम सबने रिपोर्ट भी किया है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने और सोशल डिजिटल मीडिया ने भी। हमारे सिविलियंस की भी जान गई, हमारे सोल्जर्स की भी गई एलओसी पर। जब सिंदूर हुआ था उसके बाद में दोनों तरफ से आर्टिलरीज बहुत ज्यादा खुल गई थी, फिर काफी ड्रोन्स और लॉटरिंग म्यूनिशंस का भी इस्तेमाल किया गया। सो पॉइंट इज कि अगर आप सामने वाले पे 100 वॉर करें और कोई आप पर 2-5 वार कर भी दे, इट्स नॉट मेजर इशू, है ना। कारगिल में अगर हमारे कुछ जवान शहीद हुए,
ये जाहिर सी बात है कि अच्छी बात नहीं है, यू नो किल्ड इन एक्शन नहीं होना चाहिए था। बट अगर आपको पुश बैक करना पड़े और आपको इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में हमारे कुछ जवान शहीद हों या फिर हमारे कुछ एसेट्स एज कंपेयर टू से 2% जितने हमने मारे पाकिस्तान साइड में, अगर 2% 5%, हम जस्ट गिविंग अ रफ नंबर, कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने यू नो आधे डजन से ज्यादा एयर बेसिस पर अटैक किया, हमने 9 लोकेशन पर अटैक किया और आपने 4 पे भी कर दिया हो, आपने 3 पर भी कर दिया हो, हमारे 2 एयर बेसिस पर भी आपने अटैक कर दिया हो। सो अगर कोलैटरल में 5% 2% होता है, इट्स पार्ट ऑफ द मिलिट्री एक्शन, बिग डील अबाउट इट। पर अगर आप जो कह रहे हो ना कमर की कुछ यू नो एयरक्राफ्ट गिर गए, तो हाउ इज दैट अ विक्ट्री? आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इज दैट अ विक्ट्री। पॉइंट हियर इज नॉट कि कितने एयरक्राफ्ट गिर गए और कितने एयरक्राफ्ट नहीं गिरे। माय पॉइंट इज हाउ इज दैट अ विक्ट्री? अगर इंडिया 9 लोकेशन पर डिस्टेंस के साथ में लोकेशन बोलकर, और हमने फॉरेन मीडिया जो आपके खुद की मीडिया, आपके खुद के सोशल डिजिटल मीडिया दिखा रहे हैं, यहाँ बम गिरा, वहां मिसाइल लगी, यहाँ लॉयटर म्यूनिशन आया। जब इतने सारे अटैक किए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, 7 तारीख को भी किया गया, 10 तारीख को भी किया गया, हाउ इज दैट अ विक्ट्री फॉर यू? आई डोंट अंडरस्टैंड। आप अगर आप ये कंटिन्यू मेंटेन रखेंगे और ये परसेप्शन आपकी मिलिट्री और आपके पॉलिटिशियन से मेंटेन रखेंगे, इट मींस यू आर नॉट इंट्रोस्पेक्टिंग, एंड दैट इज वेयर सीडीएसएस कमेंट्स कम्स इनटू पिक्चर। कि अगर 7 तारीख को 9 लोकेशन पर मारा और अगर एक 2-5% कोलैटरल डैमेज हुआ, 10 तारीख को बड़ा अटैक करने से पहले फिर रिकैलिब्रेट किया गया, इट्स पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। आप भी करेंगे, कोई भी करेगा। सो आप अगर ये गलत फहमी में रहेंगे कि नहीं नहीं हमारा तो कुछ नहीं हुआ, सामने 2 एयरक्राफ्ट गिरा दिए, उसी पे नाचो, तो नाचो। हम तो 9-10 पहले दिन किए, फिर 10 तारीख को हमने और लोकेशंस पर अटैक किए। आप बस इसी में नाचते रहिए कि हमारे 2 एयरक्राफ्ट या 3 एयरक्राफ्ट आपने ये गिरा दिया, आपने वो गिरा या दिया। 5 या 6 आप या खुद 5 सोचिए या कमर 6 कि या 5 या 6। व्हाट एन अप्रोच दिस इज, यू नो। आप खुद सोचिए कि कितना एक्सपेक्टेशन ही लो है। आप समझ रहे? एक आप सीना तब चौड़ा कीजिए कि इंडिया ने 9 जगह पे मारा, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 12 जगह पे मारा। इंडिया कह रहा है 9 जगह पे मारा, और आप क्यों रहे? नहीं नहीं, पर हमने 2 गिरा दिया, 2 गिरा दिया। कितना एक्सपेक्टेशन लो है? कैन यू इमेजिन हाउ लो एन एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान एज अ कंट्री, आपकी आवाम, आपके पॉलिटिशियंस, आपके मिलिट्री रख रही है? दैट इज वेरी डेंजरस साइन। एज पर एज अगर आप न्यूट्रली पूछे, इज अ डेंजरस साइन कि आपको ना मैंने वो एक छोटे झुंझुनों में एयरफोर्स के खुश कर बंदे दिया से जा रहा है, पूछा। वो 2 गिरा दिया, 2 गिरा दिया। पाकिस्तानी मैंने आवाम और जर्नलिस्ट एक बात बताइए, क्यों नहीं पूछ रही है कि जो इंडियन आर्म फोर्सेस ने 9 लोकेशन बोले, 12 टारगेट बोले, 7 तारीख को मारा, 12 तारीख को मारा, उसका काउंटर दीजिए कि भाई साहब कैसे इतने लोकेशन इंडियन आर्म फोर्स, इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है, वो सैटेलाइट इमेजेस के साथ, प्रूफ के साथ, ये रहा लोकेशन, ये रहा डिस्टेंस, ये रहा फोटोज, ये रहा इमेजेस बिफोर आफ्टर। आपकी आवाम, आपका जर्नलिस्ट ये नहीं पूछ रहा। आरजू, मतलब आपको ये नहीं मैं एक पूछना बात चाहिए बताऊं कि भाई, ये 10-10 मुझे 12-12 मजा आया लोकेशन तब, कैसे मार रहे? मुझे सॉरी, मजा आया तब जब इंडिया के जब मैंने कहा दे दनादन मारा इंडियन एयरफोर्स ने। चलिए हम इसी दे धनाधन के साथ हम लोग क्लोजिंग पे जाते हैं और यकीनन हम आखिरी जी पॉइंट जी जी मुझे श्योर। मजा आया तब जब इंडिया के डेप्टी आर्मी चीफ ने ये कहा कि पाकिस्तान को हमारी मिलिट्री की लाइव पता था कि हम कौन से क्या क्या कर रहे हैं। मुझे मजा आया तब जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ये बस कहा इसी में खुश हो कि गए। ये जो वेक्टर आप इस्तेमाल करने लगे हैं ये ना कीजिएगा, स्टेप बैक। तो उन्होंने माना कि हमें एक एक चीज की विजिबिलिटी थी। गल मुक गई। हमारा कोई $78 अरब डिफेंस बजट नहीं है, हम छोटा सा मुल्क हैं, लेकिन वो साढ़े पंजाबी च कहते ने नथ पा के रखती है। क्लोज कर दे शो, होने इस बाद कोई गल नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।